हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं कि हम अपने आसपास के इतने सारे एलिमेंट्स को आखिर क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी दुनिया अलग अलग एलिमेंट से भरी पड़ी है, लेकिन हम उनमें फर्क कैसे करेंगे? हम कैसे आखिर 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 कंपाउंड या एलिमेंट्स को। अब देखो, एक तरफ है चमकती हुई स्टील की चम्मच और दूसरी तरफ है कोयले का एक डल सा टुकड़ा। देखकर ही कुछ फर्क तो साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन असली साइंटिफिक डिटेक्टिव्स बनने के लिए हमें कुछ खास क्लूज यानी इनकी प्रॉपर्टीज को देखना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और अपने पहले सेट के क्लूज इकट्ठे करते हैं। ये क्लूज हैं इनके भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा सबसे पहला क्लू है मेटालिक लस्टर यानी धात्विक चमक। जब मेटल्स अपने प्योर स्टेट में होते हैं ना, तो उनकी सरफेस एकदम शाइनी होती है, चमकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे धोने के बाद साफ बर्तन कैसे चमकते हैं। हमारा दूसरा क्लू है हार्डनेस यानी कठोरता। ज्यादातर मेटल्स जैसे कि लोहा काफी हार्ड होते हैं, उन्हें आसानी से काटा नहीं जा सकता। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू पर, मैलिएबिलिटी। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे हम मेटल्स को पीट कर पतली शीट्स में बदल सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास एल्यूमिनियम फॉयल जैसी चीजें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? गोल्ड और सिल्वर मैलिएबिलिटी के चैंपियंस हैं। ये सबसे ज्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं जो हम जानते हैं। इसी से मिलती जुलती हमारी अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। ये मेटल्स की वो एबिलिटी है जिससे उन्हें खींचकर पतले तारों यानी वायर्स में बदला जा सकता है। तभी तो हमारे सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स कॉपर के बने होते हैं, है ना? ये फैक्ट तो एकदम अमेजिंग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। सोचो, गोल्ड कितना ज्यादा डक्टाइल होता है। चलो अब एक एक्सपेरिमेंट से अपना अगला क्लू ढूंढते हैं, कंडक्टिविटी। अगर आप किसी मेटल वायर के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। और बात सिर्फ हीट की नहीं है, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी एक्सीलेंट कंडक्टर्स होते हैं, और इसका सबूत आपके सामने है। इस सर्किट में मेटल लगाने पर ही बल्ब जल रहा है। हमारा आखिरी फिजिकल क्लू साउंड से जुड़ा है। मेटल्स सोनोरस होते हैं। कभी सोचा है स्कूल की घंटी मेटल की क्यों बनी होती है? क्योंकि जब वो किसी हार्ड सरफेस से टकराती है तो एक खास रिंगिंग साउंड पैदा करती है। तो अब लग रहा है कि हमारे पास सारे क्लूज आ गए हैं और केस सॉल्व हो गया है। अब तो हम आसानी से किसी भी मेटल या नॉन मेटल को पहचान सकते हैं। लेकिन रुको, साइंस हमेशा सरप्राइजेस से भरी होती है। जैसे ही हमें लगता है कि सारे रूल्स एकदम क्लियर हैं, तभी आते हैं कुछ रूल ब्रेकर्स यानी एक्सेप्शंस। इन पर एक नजर डालिए। मर्क्यूरी एक मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है पर उसमें लस्टर है, वो शाइनी है। कार्बन जो एक नॉन मेटल है, उसका एक एलोट्रोप डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। और कार्बन का ही एक और फॉर्म ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और तो और सोडियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इसका मतलब साफ है, सिर्फ फिजिकल क्लूज काफी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें एक ज्यादा रिलायबल टेस्ट की जरूरत है। तो चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो इस केस को हमेशा के लिए सॉल्व करने में हमारी कैसे मदद करते हैं। ठीक है, तो चलो एक फाइनल पक्का वाला टेस्ट करते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी 3.8 है। हम एक मेटल यानी मैग्नीशियम और एक नॉन मेटल यानी सल्फर को जलाएंगे। फिर उनसे जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनका नेचर हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। और यहाँ आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट। मेटल्स के ऑक्साइड्स आमतौर पर बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। देखा, ये उन्हें अलग अलग पहचानने का एक बहुत ही क्लियर और रिलायबल तरीका है। तो ऐसा लगता है कि इस मामले में असली डिटेक्टिव तो केमिकल प्रॉपर्टीज ही हैं, जो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच एक साफ साफ फर्क बताते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये एलिमेंट्स अपने अंदर और कौन-कौन से केमिकल सीक्रेट्स छुपाए बैठे हैं। All right, everyone, welcome. Get ready for an absolutely epic showdown between metals. We're about to make them compete head to head to find out once and for all which one is the most powerful.
Or, in chemistry terms, the most reactive. Let's get started. So let me start by asking you a question. We think of gold and iron as being pretty strong materials, right? But here's the thing. In the world of chemistry, is their strength, their chemical power, actually the same? By the end of this, you'll know the answer for sure. Okay, let's dive straight in. It's time for round one. In this corner are metal contenders, and in the other, just the air around us, oxygen. Let's see who can handle the pressure in this very first test. And wow, right out of the gate, we've got some serious drama. On one side, you've got sodium. This metal is so reactive, it literally bursts into flames the moment it touches the air. It's actually why we have to store it in kerosene oil. But then, you've got gold. It just sits there, completely unfazed, no reaction at all, even if you heat it up. But wait, it gets even more interesting. Some metals, like aluminum and zinc, have a pretty clever trick up their sleeve. When they're exposed to air, they form this thin, protective layer of oxide on their surface. Think of it like a built-in force field, a Suraksha Kavach, that shields them from any further reaction. Now, this whole force field idea is so useful that we humans figured out how to make it even stronger. There's a process called anodizing, and it's basically like giving aluminum a supercharged shield. We can make that oxide layer way thicker, which makes it totally rust-proof and even lets us add some really cool colors. Okay, so the oxygen test was really just a warm-up. For round 2, we're bringing in a much tougher opponent for our metals. Let's get ready for the water challenge. And we're not making this easy. This round has 3 levels of increasing difficulty. We'll start them off with cold water. If they can handle that, we'll turn up the heat with hot water. And for the real tough guys who survive that, well, they'll face the final boss, steam. And whoa, talk about an explosive start. Potassium and sodium are the undisputed champions here. They react so violently with just cold water that the hydrogen gas they release actually catches on fire. It's wild. Calcium also gets in on the action, but it's a little more chill, a bit less violent. But hang on a second. Something pretty weird happens with calcium and magnesium. After they start reacting, they float. How does a piece of metal just start floating in water? Any guesses why? Let's check it out. And here's the super cool reason. The reaction creates bubbles of hydrogen gas, and these bubbles cling to the surface of the metal. They act like tiny little floaties, literally lifting the metal right up to the surface. It's that simple. Now, then you've got the tough guys of the group. Metals like aluminum, zinc, and iron, well, they just laugh at cold and hot water. Nothing happens. So for these guys, we have to bring out the big guns. We hit them with steam. All right, it's time to turn up the intensity even more. This next round is really going to help us sort out who belongs where on our power ranking. So let's get ready for round 3, the acid arena. So here, we're using dilute hydrochloric acid, and you can see the results right away. Just watch the bubbles. The faster the bubbles, the more reactive the metal. Magnesium is going absolutely crazy with bubbles, making it the most reactive here. Then you see aluminum, zinc, and iron, a little slower. And copper? Well, copper is just sitting there. No bubbles, no reaction. Okay, quick pause for a really important tip, especially one to remember for your exams. There's an exception to the rule. When you use nitric acid, or HNO3, you don't get hydrogen gas. Why? Because nitric acid is such a strong oxidizing agent, it actually grabs the hydrogen as it forms and turns it into water, H2O. It's a bit of a special case. And now, this is it, the moment we've all been waiting for. It's time for the final showdown. This head-to-head battle will give us the ultimate proof of which metal is truly more powerful than another. Take a look at this classic experiment. We take a regular old iron nail and we just place it in this bright blue copper sulfate solution. Now watch what happens. You can see the reaction taking place right before your eyes. The blue color starts to fade away and the iron nail gets covered in this brown coating. So what's actually happening here? This is called a displacement reaction. And the rule is super simple. A more reactive metal will literally kick out a less reactive metal from its solution and take its place. It's a power move. In our experiment, the iron kicked out the copper, which is all the proof we need that iron is more reactive than copper. So after all of those intense rounds, the competition is over, and the results are finally in. Let's unveil the final official leaderboard for our metals. Welcome to the winner's circle. And there it is, the reactivity series. This is the ultimate ranking. It arranges all the metals in order of their power.
Right at the very top, you have the king, potassium, the most reactive of them all. And as you go down the list, the reactivity decreases, all the way to the least reactive metal at the bottom, gold. This list is a super important tool. So basically, you can think of this series as your ultimate guide to metals. By just looking at this list, you can predict exactly how a metal is going to behave in almost any chemical reaction. It's like having a chemistry superpower. So now that you understand this leaderboard, let's connect it to the real world. Can you explain why we make our kitchen pots and pans out of a fairly reactive metal like aluminum, but we make our precious jewelry out of a super unreactive metal like gold? The science is right there in the list. Think about it. नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। तो चलिए आज हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कभी सोचा है आपने कि केमिस्ट्री की दुनिया में भी कुछ एलिमेंट्स बड़े इंट्रोवर्ट्स होते हैं और कुछ बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट? क्यों नियॉन जैसी नोबल गैसेस अकेले रहना पसंद करती हैं, पर सोडियम हमेशा क्लोरीन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आज। देखिए, इस पूरी कहानी के पीछे एक ही रीज़न है, स्टेबिलिटी। हर एटम का आप कह सकते हैं एक ही सपना होता है, टू बी स्टेबल, शांत, बिल्कुल नोबल गैसेस की तरह। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। नोबल गैसेस जैसे नियॉन और आर्गॉन, इनके आउटर शेल यानी जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, वो पूरी तरह से भरा हुआ है, कंप्लीट है। उन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना देना है, दे आर परफेक्टली हैप्पी। लेकिन दूसरी तरफ सोडियम और क्लोरीन जैसे एटम्स अनहैप्पी हैं। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। दोनों को अपना ऑक्टेट यानी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का मैजिक नंबर पूरा करना है। तो फिर ये अनहैप्पी एटम्स स्टेबल बनते कैसे हैं? इट्स एक्चुअली बहुत सिंपल, एक गिव एंड टेक डील से, जिसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सो ये आयोनिक बॉन्ड है क्या? ये बॉन्ड तब बनता है जब एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से एक नॉन मेटल को ट्रांसफर कर देता है। एक डोनर है और एक एक्सेप्टर, सिंपल एज दैट। और यहां है हमारा हीरो, सोडियम। ये एक मेटल है और देखिए इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे ये देकर स्टेबल होना चाहता है। और ये है क्लोरीन, एक नॉन मेटल। इससे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखा आपने? अ परफेक्ट मैच। तो यहां पर एक बहुत ही आसान सा गिव एंड टेक होता है। सोडियम अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद सोडियम एक पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बन जाता है, और ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन एक नेगेटिव आयन यानी एनायन बन जाता है। इन ऑपोजिट चार्जेस के बीच एक बहुत मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होता है और इससे बनता है सोडियम क्लोराइड, हमारा कॉमन सॉल्ट, नमक। ओके, तो अब जब ये आयोनिक कंपाउंड्स बन गए हैं जैसे कि नमक, इनमें ऐसी क्या खास बात है? इनके बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? चलिए अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए, ये कंपाउंड्स आमतौर पर सॉलिड और काफ़ी हार्ड होते हैं। ये ब्रिटल भी होते हैं, यानी अगर आप इन पे प्रेशर डालेंगे तो ये टूट जाते हैं। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल या केरोसिन जैसे सॉल्वेंट्स में नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर एक शर्त। अब हाई मतलब कितना हाई? जरा इस टेबल को देखिए। नमक यानी सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 1074 केल्विन। पानी से कंपेयर करें जो 373 केल्विन पर बॉयल होता है। सो जस्ट इमेजिन, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच की उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को, उस आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट्स इनक्रेडिबल। और ये है वो शर्त जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। जब नमक सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके आयंस एक जगह पर फिक्स रहते हैं, बिल्कुल जैसे ट्रैफिक जैम में गाड़ियां। दे कांट मूव, इसलिए सॉलिड स्टेट में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप इसे पानी में घोलते हैं या पिघला देते हैं, इसके आयंस आज़ाद हो जाते हैं। दे आर फ्री टू मूव और बस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो हमने देख लिया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलकर कैसे इतने स्ट्रॉन्ग आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन ये सारे मेटल्स, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये हमें आखिर मिलते कहाँ से हैं? चलिए अब एटम्स की दुनिया से थोड़ा जूम आउट करते हैं और जमीन के इस खजाने को एक्सप्लोर करते हैं। हमारी धरती, द अर्थ्स क्रस्ट, इन्हीं मेटल्स का खजाना है। इस जमीन से हमें जो भी नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। और वो खास मिनरल्स जिनसे हम फायदे से यानी प्रॉफिटेबली मेटल निकाल सकते हैं, उन्हें कहते हैं ओर्स। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स। अब इन ओर से प्योर मेटल निकालना एक अनलॉकिंग प्रोसेस जैसा है और एक लॉक्ड चेस्ट की तरह है।
और प्योर मेटल उसके अंदर का खजाना है। और इस ताले को खोलने की मास्टर की है द रिएक्टिविटी सीरीज। ये सीरीज हमें बताती है कि कौन सा मेटल कितना पावरफुल है, कितना रिएक्टिव है। जो सबसे ऊपर हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, और जो नीचे हैं जैसे गोल्ड और सिल्वर, वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, बड़े शांत हैं। तो इस सीरीज के बेसिस पर हम मेटल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हाई, मीडियम और लो रिएक्टिविटी। और हर ग्रुप के मेटल को उसके ओर से आज़ाद कराने की टेक्निक बिल्कुल अलग है। सबसे आसान काम है लो रिएक्टिविटी मेटल्स के साथ। ये इतने अनरिएक्टिव होते हैं जैसे मर्क्यूरी कि उन्हें बस उनके ओर को हवा में गर्म करके ही एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बस सिंपल हीटिंग और प्योर मेटल आपके सामने, इजी। जो बीच वाले मेटल्स हैं जैसे जिंक और आयरन, वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। ये ज़्यादातर सल्फाइड या कार्बोनेट ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं। तो पहला स्टेप है इन्हें मेटल ऑक्साइड में बदलना। अगर सल्फाइड ओर है तो उसे हम एक्सेस एयर में हीट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग। और अगर कार्बोनेट ओर है तो उसे लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, जिसे कहते हैं कैल्सिनेशन। एक बार मेटल ऑक्साइड बन गया तो उसे कार्बन जैसे एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट कराते हैं, जो ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लेता है और हमें मिल जाता है प्योर मेटल। और अब आते हैं टॉप के मेटल्स। ये जैसे सोडियम या एल्यूमिनियम इतने रिएक्टिव और इतने जिद्दी होते हैं कि इनके कंपाउंड्स बहुत ही स्टेबल होते हैं। इन्हें सिंपल हीटिंग से अलग नहीं किया जा सकता। इनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का झटका देना पड़ता है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगली बार जब आप कोई स्टील का चम्मच उठाएं या सोने की अंगूठी देखें, तो उसकी इस इनक्रेडिबल केमिकल जर्नी के बारे में जरूर सोचिए। कैसे वो एक सिंपल पत्थर से निकलकर इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरकर आप तक पहुंचा। इसके बारे में सोचिए जरूर। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। तो आज हम शुरू करने वाले हैं धातु यानी मेटल्स की एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी। एक ऐसा सफ़र जो ज़मीन के नीचे से शुरू होता है, आग से गुजरता है और आखिर में एक सुपर मेटल बनने तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं धातु का ये शानदार सफ़र। सबसे पहले ये पिक्चर देखो, क्या लग रहा है? किसी एक्शन मूवी का सीन? वेल, ये बिल्कुल रियल है। ये है साइंस इन एक्शन। इसे कहते हैं पावरफुल थर्मिट रिएक्शन। यहाँ इतनी गर्मी पैदा होती है कि लोहा पिघल जाता है और 2 रेलवे ट्रैक्स को हमेशा के लिए जोड़ देता है। ये आग और धातु का एक जबरदस्त खेल है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम इस आग और धातु के खेल यानी थर्मिट रिएक्शन को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो टॉप के रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम करेंगे धातुओं का शुद्धिकरण, उन्हें बिल्कुल प्योर बनाएंगे। फिर मिलेंगे उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी जंग से। और फाइनली हम सीखेंगे कि इस दुश्मन से कैसे बचें और अपने मेटल को एक सुपर मेटल यानी एलॉय में कैसे बदलें। रेडी हो? लेट्स गो। ओके, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। वो जो रेलवे ट्रैक वाली फोटो थी, उसके पीछे का साइंस है ये थर्मिट रिएक्शन। आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगी, राइट? जिसमें हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से अरेंज करते हैं। तो ये रिएक्शन सीरीज के बीच में आने वाले मेटल्स जैसे आयरन को उनके ओर से निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अब जरा इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। हम आयन ऑक्साइड यानी लोहे के ओर को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम आयन से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो आयन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन इस रिएक्शन की सबसे खास बात है हीट। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जो नया आयन यानी Fe बनता है वो पिघल जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और बस इसी पिघले हुए लोहे से तो रेलवे ट्रैक्स और मशीन के पार्ट्स को जोड़ा जाता है। अमेजिंग, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच वाले मेटल्स तो आग से मान गए, लेकिन जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल टॉप पर बैठे हैं, जैसे कि सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, वो बड़े VIP हैं। उन्हें ऐसी वैसी ट्रीटमेंट पसंद नहीं, उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक स्पेशल मेथड चाहिए। तो इन VIP मेटल्स के साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है? इन्हें आप कार्बन के साथ हीट करके रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी जो दोस्ती है ना ऑक्सीजन के साथ, वो कार्बन से भी ज़्यादा पक्की है। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसीलिए इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए हमें एक ज़्यादा पावरफुल मेथड यूज़ करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या चीज़ है? सिंपल भाषा में समझें तो हम मेटल के पिघले हुए कंपाउंड से करंट यानी बिजली पास करते हैं। ये बिजली का झटका इतना पावरफुल होता है कि वो मेटल और ऑक्सीजन की इस गहरी दोस्ती को तोड़ देता है और हमें मिल जाता है हमारा प्योर मेटल।
तो इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली होता क्या है? देखो, हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक नेगेटिव जिसे हम कैथोड कहते हैं और एक पॉजिटिव जिसे हम एनोड कहते हैं। मान लो हम पिघले हुए सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से करंट पास करते हैं, तो सीधा सा रूल है, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। जो पॉजिटिव सोडियम आयन्स Na+ हैं, वो नेगेटिव कैथोड की तरफ भागेंगे, वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और प्योर सोडियम मेटल बन जाएंगे। और दूसरी तरफ जो नेगेटिव क्लोराइड आयन्स Cl- हैं, वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स देकर क्लोरीन गैस बनाकर निकल जाएंगे। तो इस तरह बिजली की पावर से हमने सोडियम को अलग कर लिया। ओके, लेट्स मूव ऑन। हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन वो अभी भी 100% प्योर नहीं है, उसमें अभी भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज हैं। तो अब टाइम है मेटल के स्पा ट्रीटमेंट का, जिसे हम कहते हैं रिफाइनिंग या शुद्धिकरण, ताकि वो एकदम चमक जाए। इसका प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हम इम्प्योर मेटल की एक मोटी सी रॉड को बनाते हैं एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और उसी मेटल की एक पतली सी बिल्कुल प्योर स्ट्रिप को बनाते हैं कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल। अब जैसे ही हम करंट पास करते हैं, एनोड से प्योर मेटल के एटम्स निकलकर सॉल्यूशन में घुल जाते हैं और फिर ट्रैवल करके कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो बेचारी नीचे गिर जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एनोड मड। सिंपल। चलिए, अब हमारा मेटल हीरो एक्सट्रैक्ट भी हो गया और प्योर भी हो गया। लेकिन हर हीरो की कहानी में एक विलन जरूर होता है, और हमारे मेटल हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन है कोरोजन यानी जंग लगना। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एक डिटेक्टिव स्टोरी, ये पता लगाने के लिए कि ये जंग आखिर लगता कैसे है। तो चलो जासूसी शुरू करते हैं। हमने यहाँ 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं। तीनों में हमने लोहे की कील यानी आयरन नेल्स डाल दी, लेकिन तीनों में कंडीशंस अलग अलग रखी हैं। तो आप सब डिटेक्टिव्स सोचो और बताओ, इनमें से किस टेस्ट ट्यूब में जंग लगेगा और क्यों? और कुछ दिन इंतजार करने के बाद फैसला आ गया है। टेस्ट ट्यूब A, जिसमें कील को हवा और पानी दोनों मिले, उस पर जंग लग गया। लेकिन टेस्ट ट्यूब B, जिसमें सिर्फ पानी था, हवा नहीं, और टेस्ट ट्यूब C, जिसमें सिर्फ सूखी हवा थी, पानी नहीं, उनमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगा। तो हमारी इस जासूसी का नतीजा, द कंक्लूजन, बिल्कुल साफ है। जंग लगने के 2 सबसे बड़े गुनहगार हैं, ऑक्सीजन यानी एयर एंड वाटर। ये बात हमेशा याद रखना। लोहे पर जंग तभी लगेगा जब ये दोनों दुश्मन एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। अकेला पानी या अकेली हवा कुछ नहीं कर सकती। अब जब हमने दुश्मन को पहचान लिया है, तो अपने मेटल हीरो के लिए एक शील्ड, एक कवच तो बनाना पड़ेगा ना। तो अब हम देखेंगे कि इस दुश्मन से बचाव कैसे करें। और इतना ही नहीं, हम अपने मेटल को अपग्रेड करके एक सुपर मेटल भी बना सकते हैं। तो ये हैं हमारी शील्ड्स। सबसे कॉमन तरीके हैं पेंटिंग करना या ऑयलिंग और ग्रीसिंग करना। इससे मेटल का कांटेक्ट हवा और पानी से टूट जाता है। फिर आते हैं कुछ हाईटेक मेथड्स, जैसे गैल्वेनाइजिंग, जिसमें हम जिंक की एक पतली लेयर चढ़ाते हैं, या फिर क्रोम प्लेटिंग और एनोडाइजिंग। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट और परमानेंट सोल्यूशन है मेकिंग एलॉयज। तो ये अलॉय या मिश्र धातु आखिर होता क्या है? बेसिकली ये 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का या एक मेटल और एक नॉन मेटल का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सोचो, जैसे हम अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाकर एक नई डिश बनाते हैं, वैसे ही हम अलग अलग मेटल्स को मिलाकर एक नया मटेरियल बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल मेटल से कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं। चलो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टेनलेस स्टील, आपके किचन के सारे बर्तन इसी से बने, राइट? ये आयरन में निकल और क्रोमियम मिलाने से बनता है, और इसलिए इस पर जंग नहीं लगता। फिर है ब्रॉस यानी पीतल, जो कॉपर और जिंक से बनता है। और जो मेडल्स जीते जाते हैं वो होते हैं ब्रॉन्ज के यानी कांसे के, जिसमें कॉपर और टिन होता है। अलॉइंग की पावर एक लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। देखिए, जो प्योर लोहा होता है वो काफी नरम होता है, लेकिन सोचिए, उसमें सिर्फ जस्ट 0.05% कार्बन मिलाने से इतनी सी चीज उसे कठोर और मजबूत यानी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बना देती है। यही तो है अलॉयज का कमाल। हमने देखा कि आज हम अलॉयज बनाकर जंग से लड़ते हैं, पर अब मैं आपको मिलवाता हूँ एंशिएंट इंडियन साइंस के एक ऐसे चमत्कार से जिसने ये काम हजारों साल पहले ही कर दिखाया था। यह है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास खड़ा द आयरन पिलर।
ज़रा इसके फैक्ट्स देखिए। इसकी एज है 1600 साल से भी ज़्यादा। इसकी हाइट है 8 मीटर्स यानी लगभग एक 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी, और इसका वजन 6000 किलो। कैन यू इमेजिन? और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? 1600 साल। इतने सालों से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश, धूप, सब कुछ सह रहा है, बिना जंग लगे। 1600 साल विदाउट रस्ट। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, सोचो 1600 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की कि उन्होंने एक ऐसा लोहे का पिलर बनाया जिस पर आज तक जंग नहीं लगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत पतली प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है फॉस्फरस की वजह से। लेकिन ये आज भी एक ऐसी पहेली है जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान करती है। इसके बारे में ज़रूर सोचना और रिसर्च करना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।